दिल थाम के। मैं हूं राना ज़फ़र इकबाल ज़फ़र। आज इंतहाई अहम खबरें हैं। इन खबरों की तरफ जाने से पहले मैं गुजारिश करूंगा कि तमाम दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि नई आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। तो जनाब, आज की अहम खबर की तरफ चलते हैं। वज़ीर आज़म के सामने गर्मा गर्म तकारीर हुई हैं जनाब। वहाँ बड़े धड़ल्लेदार बयानात दिए गए हैं। गुज़श्ता दिनों वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत तरीके इंसाफ और इत्तेहादी जमातों की पार्लिमानी पार्टी का एक इजलास हुआ है जनाब, जो बड़ा गर्मा गर्म रहा। अरकान वज़रा पर बरस पड़े, शिकवे शिकायतों के अंबार लग गए। अरकान ने ग्रुप की सूरत में एहतजाज किया। अरकान को कंट्रोल करने में वज़ीर आज़म इंतहाई मुश्किल में पड़ गए। बेशतर अरकान इजलास से गैर हाज़िर भी दिखाई दिए, जिस पर वज़ीर आज़म ने रिपोर्ट मांग ली और शाकी अरकान के मसाइल सुनने और हल के लिए मुख्तलिफ वज़रा की जिम्मेदारी लगाई। गैस की अदम दस्तयाबी से मुतल्लक अरकान का वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर के खिलाफ सख्त एहतजाज। तवील अरसे बाद होने वाले इजलास के बहस अरकान ने अपने दिल का खूब गुबार निकाला। मौजूदा हालात के बहस हुकूमती अरकान के चेहरों पर परेशानी अय्यां थी, और मज़े की बात यह है कि इसमें एहतियाती भी थे अरकान, और वो वज़ीर आज़म से बातचीत के लिए बेचैन थे। ज़रा के मुताबिक इजलास का सबसे अहम मौजू महंगाई था, जिस पर हुकूमती अरकान ने खुलकर इज़हार किया और इस पर गहरी तशवीश ज़ाहिर करते हुए वज़ीर आज़म पर वाज़ेह किया कि अगर महंगाई पर काबू ना पाया गया तो तरीके इंसाफ के लिए आइंदा इलेक्शन में कामयाबी मुश्किल होगी, जो कि हकीकत पर मबनी है। इसमें 1% भी झूठ नहीं है। अरकान का कहना था कि ऐसा लगता है कि महंगाई बेकाबू हो चुकी है और हुकूमत के लिए इस पर कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। हो नहीं रहा भाई, हो चुका है। शाकी अरकान के मुताबिक वज़रा की इतनी बड़ी फ़ौज क्या कर रही है? वज़ीर आज़म को सही हालात नहीं बताए जाते, जिससे हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं। अरकान ने अपने काम न होने पर सख्त एहतजाज किया और कहा कि यही वजह है कि अरकान की इजलास में दिलचस्पी कम है। हुकूमत के लिए कोरम पूरा करना मुश्किल हो रहा है। वज़ीर आज़म ने एहतजाजी अरकान को कंट्रोल करने की कोशिश की और इन्हें यकीन दिलाया कि हुकूमत जल्द महंगाई की रोकथाम के लिए बड़े इक़दाम करेगी और ज़रूरी अशिया की कीमतों में कमी लाई जाएगी, जो कि पहले भी वज़ीर आज़म साहब ने जितनी बार कहा है उतनी बार ही महंगाई हुई है। इसके लिए फार्मूला तैयार कर लिया गया है। उन्होंने अरकान असम्बली से कहा कि वो अपने हलकों में जाएँ और आवाम से करीबी राबता कायम करें, जिस पर बाज़ अरकान ने राय दी कि मौजूदा हालात में इनका आवाम के सामने जाना मुश्किल है। महंगाई उनके रास्ते में बहुत बड़ी दीवार बन चुकी है, जो आवाम और सियासतदान को एक दूसरे से दूर कर रही है, और यह बात बिल्कुल दुरुस्त है। इजलास में शहबाज शरीफ और सलेमान शहबाज के बारे में बरतानवी अदालत के फैसले को भी हुकूमत के लिए एक बड़ा मसला करार दिया गया और कहा गया कि इससे हुकूमत की कमज़ोरी सामने आई है, जिसका मुस्लिम लीग नून भरपूर सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है। बाद मेंबरान ने हुकूमती शख्सियात की जानिब से तोशाखाना से ताइफ लेने का मामला भी उठाया और मुतालबा किया कि इसका नोटिस लिया जाए, क्योंकि इस हवाले से भी हुकूमत की खूब बदनामी हो रही है। भाई बात दुरुस्त है ना। तोशाखाना के हवाले से वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब की हदायत पर केस बनाए गए, जिसमें जनाब जरदारी साहब, साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, जनाब दीगर जो थे उन पर, और वो चल भी रहे हैं, और उसमें उन्होंने खूब लिट्टे लिए और हर फोरम पर, हर टॉक शो में, हर जगह ये बात होती है कि जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी की बेगम ने जनाब वो हार ले लिया, उसने वो जनाब मर्सिडीज़ ले ली, उसने वो किया, उसने वो किया। तो भाई अपनी बारी आई है तो क्यों नहीं बताते हो? आपने जो वादा किया था उसके मुताबिक कौम को बताएं। इसमें कौन सी बात छुपाने वाली है? आपको बताना चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए कि मुझे भाई ये फ़लाँ चीज़ें मिली हैं,
یہ عوام کی امانت ہے، اس ملک کی امانت ہے، وہ سامنے لانی چاہیے۔ وزیر اعظم نے اس ایشو پر بھی اراکین کو سمجھانے کی کوشش کی۔ ذرائع کا کہنا تھا کہ اجلاس میں وزیر دفاع پرویز خٹک کی قیادت میں یہ ایک اور پنگا پڑ گیا جناب۔ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا میں ایک نیا گروپ سامنے آ گیا جو پرویز خٹک صاحب کی قیادت میں ہے، اور اس کے 22 ارکان جو ہیں وہ شامل ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ گروپ نے پارلیمانی پارٹی اجلاس میں شرکت سے انکار کر دیا تھا، جس پر وزیر اعظم نے گروپ کے اراکین کو اپنے چیمبر میں بلایا۔ انہیں مطالبات کے حل کی یقین دہانی کروائی گئی، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ ان کے کچھ ترلے شرلے بھی کیے گئے۔ وزیر اعظم نے وفاقی وزیر اسد عمر، حماد اظہر، عمر ایوب اور عامر ڈگر کو فوری طور پر طلب کیا، انہیں ضروری ہدایات دی۔ وزیر اعظم کی یقین دہانی کے بعد وزیر دفاع پرویز خٹک گروپ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں شریک ہوا۔ ذرائع کے مطابق حکومتی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں ارکان نے دلچسپی نہیں لی اور شروع میں 70 ارکان اجلاس سے غیر حاضر پائے گئے۔ پارلیمانی پارٹی اجلاس میں وفاقی وزیر حماد اظہر نے ارکان کو گیس اسکیمیں نہ دینے کا صاف جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاس گیس ہی نہیں ہے، پہلے ہی سبسڈی پر گیس دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں گیس کی مجموعی طور پر قلت ہے، کئی ملکوں کے ساتھ نئے معاہدے کر رہے ہیں، جس پر وفاقی وزیر طارق بشیر چیمہ نے وزیر اعظم سے سوال کیا کہ کیا یہ وزارت توانائی کے نمائندے ہیں یا حکومت کے؟ طارق بشیر چیمہ کا کہنا تھا کہ اگر یہی صورتحال رہی تو جتنے ممبران آپ کے سامنے بیٹھے ہیں ان سب کی ضمانتیں ضبط ہوگی۔ طارق بشیر چیمہ صاحب ایسے بے دھڑک آدمی ہیں اور بے لاگ بات کرتے ہیں، دھڑلے سے بات کرتے ہیں، اور انہوں نے یہاں بھی دھڑلے سے بات کی اور بہت خوب بات کی اور درست بات کی۔ ارکان اسمبلی اسکیموں کے بغیر اور مہنگائی کی صورتحال میں اپنے حلقوں کو کس منہ سے جائیں گے؟ بھائی اسی منہ سے جائیں گے نا جس منہ سے انہوں نے ووٹ لیے تھے۔ تو اب وہ منہ عوام ضرور پہچانے گی کہ یہ کون سا منہ لے کر آ گئے ہیں۔ اتنی مہنگائی، توبہ! غریب آدمی جو ہے وہ چادر اوپر لیتا ہے تو نیچے کچھ نہیں، اگر نیچے کرتا ہے تو اوپر کچھ نہیں۔ اتنی مہنگائی، اور مہنگائی کا اس چکی کے 2 پارٹوں میں غریب آدمی پس چکا ہے، سفید پوش طبقے کا برکس نکل چکا ہے۔ غریب آدمی تباہی اور بربادی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے۔ اگر وہ کھانا کھاتا ہے، اگر خدا نہ خواستہ اس کے گھر میں بیماری آ جائے تو وہ بھائی کارڈ کو کیا کریں گے؟ کارڈ، آپ نے کارڈ دے دیا جی، پنجاب کو کارڈ دے دیے، اور بھائی کارڈ جب تک وہ کارڈ تک پہنچتے بندہ ویسے ہی اوپر تک اٹھ جاتا ہے۔ ان کو کچھ کھانے کو تو دے، ان کے ساتھ کچھ رعایت تو کرے بھائی۔ غریب آدمی کے ساتھ اس کو مہنگائی کو کنٹرول تو کرے، کھانے کو اس کو میسر نہیں، اور اس کو جناب علاج کے لیے پہلے ہی کارڈ دیا جا رہا ہے۔ جس پر وزیر اعظم نے کہا کوشش کر رہے ہیں گیس درآمد کریں تاکہ موسم سرما میں عوامی مشکلات کو کم کیا جا سکے۔ اور بھائی اب شدید گرمیاں ہیں، کبھی گیس ہوتی ہے تو کبھی نہیں ہوتی، تو سردیوں میں کیا حال ہوگا؟ اراکین اسمبلی کی اسکیموں کو بھی مکمل کیا جا سکے گا۔ اراکین کی رائے تھی کہ حکومت کو اس حوالے سے ہنگامی اقدامات کرنا ہوں گے۔ وزیر اعظم نے ارکان کو قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کو یقینی بنانے کی ہدایت کی اور کہا کہ ارکان اجلاس پر توجہ دیں۔ انہوں نے انتخابی اصلاحات بل پر بھی بریف کیا اور کہا کہ اس کی منظوری پر بھرپور توجہ دی جائے۔ اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق دینے کی جو ذمہ داری ہے وہ ہم پوری کریں گے۔ اوورسیز پاکستانی اس ملک کا قیمتی اثاثہ ہے۔ اراکین صبر سے کام لے اور حکومت کے ہاتھ مضبوط کرے۔ اور بھائی اوورسیز کے بارے میں جو سوچنا ہے، میں پچھلی بھی 2 ویڈیو میں گزارش کر چکا ہوں کہ ان کو ووٹ، ٹھیک ہے یہ بھی ان کا حق بنتا ہے، ان کو حق دے، اور اس کے ساتھ ان کا جو بیچارہ وہاں فوت ہو جاتا ہے ان کے لیے بھی کرے، تو اس کی میت جو ہے وہ 2-4 دنوں میں پاکستان آ سکے اور اس کو پیسہ بھی خرچ نہ ہو۔ وہاں پر ایجنٹ لوٹ لیتے ہیں، سفارت خانے لوٹ لیتے ہیں، وہاں پر لٹیرے بیٹھے ہیں جو پاکستانیوں کو
समझते ही कुछ नहीं। भाई उनकी तरफ तवज्जो दे। अगर खुदा न खास्ता कोई पाकिस्तानी कहीं किसी भी मुल्क में फौत हो जाता है तो उसकी मैयत को फ्री उसकी दहलीज तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ले वज़ीर आज़म साहब। अगर आप ओवरसीज़ के लिए कुछ करना चाहते हैं तो ये भी करें। डॉक्टर बाबर अवान ने इस बिल पर अरकान को तफसीली तौर पर आगाह किया। अरकान की जानिब से इस बारे में इलेक्शन कमीशन के रवैये पर तशवीर ज़ाहिर करते हुए उसे तनकीद का निशाना बनाया गया। वो तो बनाना ही था। वैसे इलेक्शन कमीशन भी जो है ना ज़रूरत से ज़्यादा ही खेल रहा है, और तकरीबन होता ये है कि नून लीग की और उसकी एक ही ज़बान जाकर बनती है। और कहा गया कि इलेक्शन कमीशन हुकूमत के अदारे के तौर पर काम करे। वज़ीर आज़म ने तमाम मेंबरान को उनके मसाइल के हल का यकीन दिलाया। ज़राए के मुताबिक सेनेट अरकान ने 15 से 20 मिनट के लिए इजलास में शिरकत की और सेनेट इजलास शुरू होने के बाद वो चले गए थे। अरकान कौमी असम्बली कराची ने भी तंजीमी अमूर में इत्मीनान में ना लिए जाने पर शिकवे किए। MNA आफ्ताब जहांगीर ने कहा कि हमें कहा गया है कि अगली दफ़ा आपकी बजाय कोई और पार्टी उम्मीदवार होंगे। अगर ये सच है तो हमें वक्त पर ही बता दिया जाए ताकि हम अपना बंदोबस्त कर लें। बहुत खूब, बंदोबस्त कर ले, इसका मतलब है कि उड़ान भर ले। दूसरी जानब चेयरमैन नैब की तैनाती के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत में इजलास हुआ था, जिसमें मौजूदा चेयरमैन नैब को बरकरार रखने या नई तकर्री के हवाले से बात की गई। कौमी इंतखाब ब्यूरो के चेयरमैन का ओहदा खाली ना छोड़ा जाए और नई तकर्री तक मौजूदा चेयरमैन नैब को काम जारी रखने की इजाज़त दी जानी चाहिए। ये वाकई हुकूमत इसकी तरफ भी कर रही है कि उनका जो है सोच तो यही है कि साबिक जो चेयरमैन नैब साहब हैं वही काम करते रहें। ऐसा कोई आर्डिनेंस लाया जाए जिस पर वही काम करते रहें ताकि मामलात जो हैं वो अच्छे तरीके से चलते रहें। इस हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाकई वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल को अहम टास्क सौंप दिए। गर्ज ये कि इस पूरे इजलास का जो हाल था वो बहुत सख्त सवालात थे, गर्मा गर्मी थी, बहस थी, एक दूसरे पर जनाब उंगली थी और ख़ुसूसन महंगाई का रोना था। और असल में इनको महंगाई से कोई तल्लुक़ नहीं था, इनको सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी कि हम अपने इलाके में अब वोट लेने के लिए जाएंगे तो अवाम महंगाई का हाल जो है उसके सामने हमारा क्या हाल करेगी। तो इस पर वो थोड़ा सा जो थे ना कर रहे थे, वरना अवाम से तो खैर इन सियासतदानों का लेना देना ही क्या है। बहरहाल ये जो इजलास था ये काफ़ी दिलचस्प था। इंतहाई अहम खबर है जी, वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन ये ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने 2005 के ज़लज़ले में खैबर पख्तूनख्वा के ज़लज़ला ज़दा इलाकों में मुतासरा स्कूलों की अदब बहाली के खिलाफ खुद नोटिस केस में समाअत के दौरान ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों में बहाली और तरक्याती कामों के मुतल्लिक़ एरा की रिपोर्ट भी मुस्तरद कर दी, जबकि अदालत ने सूबाई हुकूमत कारकर्दगी के बारे में सख्त सवालात उठाए हैं। दौरान समाअत सूबे में तरक्याती काम करने वाले ठेकेदारों से भत्ता मांगने का इंकशाफ भी हुआ है। अदालत ने एरा को मुकम्मल किए गए तमाम मनसूबों की तफसीली रिपोर्ट तस्वीरी शवाहिद समेत पेश करने का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि एरा की रिपोर्ट सिर्फ आंखों में धूल झोंकने के मुतरादफ है। चीफ जस्टिस ने एरा कारकर्दगी पर सवाल उठाया और कहा कि ज़लज़ला मुतासरीन की मदद तो कौम ने की थी, कराची से भी लोग मुतासरीन की इमदाद के लिए गए थे। लोगों ने तो हाजी का पैसा भी ज़लज़ला मुतासरीन को दे दिया था। एरा ने क्या किया? बैनुल-अक़वामी इमदाद भी आई, लोगों ने पैसा दिया और हुकूमत ने मुतासरा इलाकों में तो मिसाली तरक्की होनी चाहिए थी। ज़लज़ला से मुतासरा इलाकों को तो 2 साल में दोबारा बन जाना चाहिए था। जस्टिस मज़हर आलम ने मियाँ खेल ने रिमार्क्स दिए कि दहशतगर्द ठेकेदारों से भत्ता मांग रहे हैं, धमकियाँ भी दे रहे हैं। कई ठेकेदार बन्नो डेरा इस्माइल खां में काम छोड़कर भाग गए। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा ने भत्ता मांगने के वाक़या से लाइलमी का इजहार किया और बताया कि अदालत की निशानदेही पर मुतल्लिका काम से रिपोर्ट हासिल कर ली जाएगी, जिस पर जस्टिस मज़हर आलम ने चीफ सेक्रेटरी को मुखातब करते हुए कहा कि लगता है कमिश्नर और DC ने आपको इस संगीन मसले से आगाह नहीं किया। चीफ जस्टिस
गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने सूबाई हुकूमतों का दफा किया और कहा कि सूबाई हुकूमतों ने 2 माह में 148 स्कूल तबीर करके फाल कर दिए। चीफ जस्टिस ने कहा स्कूल अब बढ़ रहे हैं, 16 साल बच्चे क्या करते रहे, कितने बच्चे स्कूल न होने की वजह से भाग गए होंगे। फाइनल चीफ जस्टिस ने तमीराती काम के मेयार पर भी सवालात उठाए और रिमार्क्स दिए, जैसी इमारतें बन रही हैं वो तो 6 माह में गिर जाएंगी। बच्चों और साथियों की ज़िंदगियां खतरे में लग रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन इतनी ज़्यादा है कि अवाम को कुछ डिलीवर नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस ने एरा से 2005 के ज़लज़ले के बाद से अब तक कुछ नहीं किया। इतना एरा ने काम नहीं किया जितना अवाम ने ज़लज़ला ज़दगान की जाकर मदद की। एरा ने बताया कि उसको 592 रुपये मिले। इस रकम से क्या तमीर किया? सारे स्कूल टूटे पड़े हैं। आप कर क्या रहे हैं? हम किस दौर में जी रहे हैं? ये क्या हो रहा है? 2005 में ज़लज़ला आया, दुनिया भर से पैसा आया। 2 साल में अब असर तमीर हो जाना चाहिए था। अब नए शहर बनते जो दुनिया के नक्शे पर मिसाल कायम करते। जो मुस्तकबिल में इस कौम के मेहमान हैं, इनके साथ क्या हाल कर रहे हैं? आप चेयरमैन साहब बस कागजात दिखा रहे हैं, जो बस नज़र का धोखा है। चेयरमैन एरा ने कहा कि हमने बहुत से गांव तमीर किए। मैं इजाज़त दी जाए तफसीली रिपोर्ट अदालत में पेश करूं। चीफ जस्टिस ने कहा कि जितने गांव एरा ने ज़लज़ले के बाद तमीर की, इनकी तस्वीर के साथ तफसीली रिपोर्ट जमा कराएं। अदालत ने मज़ीद समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी। सबसे अहम बात यह है कि चीफ जस्टिस ने फरमाया कि खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन हद से बढ़ चुकी है और ये बात दुरुस्त है।